जिद्दा पहुंचे पीएम मोदी। 21 तोपों की सलामी से हुआ स्वागत। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में एक राष्ट्र एक कानून पर जेसीपी की हुई बैठक, पहला सत्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के साथ। दिल्ली में बीजेपी पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला, मुस्लिम नेताओं ने वक्फ कानून का किया विरोध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जिद्दा पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ किया गया। सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान ने विशेष सम्मान के तहत प्रधानमंत्री के विमान को सुरक्षा प्रदान की, जो दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा सहयोग का प्रतीक है। सऊदी अरब को भारत का एक मूल्यवान साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत और सऊदी अरब न केवल अपने लिए बल्कि विश्व की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम सुनीता प्रकाश के, मैं केरला से आई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू देखने के लिए मेरे मोदी जी को। पता नहीं कि मैं क्या कहना है, उतना अधिक एक्साइटेड है मैं। मेरा नाम अम्बली है, मैं केरला से हूँ, कोचिन से। मैं भी इतने ही एक्साइटेड हूँ। वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी कैन मीट मोदी जी। इट्स अ लाइफ वंस अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। मेरा नाम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि युव जनसभा पार्टी की धड़कन और लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी वो पार्टी का समर्थन करेगी। उन्होंने सरकार पर युवाओं के लिए रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दे पर विफल रहने का आरोप लगाया। थानों में पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि पीडीए की एकता युव जनसभा बनाएगी। बंद पड़े लैपटॉप मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव कि सरकार दे दो तो युवाओं को लैपटॉप बांट देंगे। वक्फ बिल, वोटर लिस्ट में हेराफेरी और अयोध्या चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए। पूरा सेट हुआ था यहाँ पर ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। मैं प्रयागराज गया था। जिस होटल में मैं गया, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है। हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। मुझे वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूंगा जिनके बारे में कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक नई दिल्ली में हुई। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी समेत तमाम नेताओं ने इसमें भाग लिया। बैठक शाम 5 बजे तक चली। इससे पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. झा के साथ एक सत्र हुआ। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस बी.एस. चौहान शामिल हुए और अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ हुआ। सरकार की जो पहल है, समय बार बार चुनाव जब होते हैं तो विकास बाधित होता है। इस नाते सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव हो। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जब 18 साल उम्र के ही लोग मतदाता हैं तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन में पहली प्राथमिकता तो वोटर लिस्ट एक होगी। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि नाम काट दिए गए, नाम निकल गया, पुरानी वोटर लिस्ट में था, नई वोटर लिस्ट में नहीं है, इस तरह का जो आरोप, एक तो ये इससे निजात मिलेगी और मतदाताओं की संख्या वोट देने वाले लोगों की बढ़ेगी। क्योंकि पंचायत चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि
वोट का परसेंटेज 98%, 95% तक चला जाता है, 100% तक चला जाता है। लेकिन वहीं जब विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आते हैं तो परसेंटेज काफी गिर जाता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आज इस आधुनिक भारत की, समृद्ध भारत की बहुत सख्त जरूरत है। जिस तरीके से समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं, उन जरूरतों को पूरा करना एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। वन नेशन वन इलेक्शन आने से निश्चित तौर पे जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा धन जो बार बार इस्तेमाल होता है उसमें बचत आएगी। हमारे इससे जीडीपी पे भी बहुत सीधा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ग्रोथ होगा। हमारी जो मैन पावर लगती है सरकारी महकमे की, जो बहुत बड़ी मैन पावर बार बार लगती है जब बार बार चुनाव आते हैं, उसमें भी बचत होगी। हमारे जो बजट खर्च होता है बार बार चुनाव कराने में, उसमें भी कमी आएगी। तो निश्चित तौर पर देश की समृद्धि और विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अहम और निर्णायक कदम है और इसका पूरे देश के लोगों ने इसका स्वागत किया है। देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे देश को वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन और वन हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए, तभी हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। नहीं तो ये एक बार आएंगे चुनाव, अपना वोट लेकर, उसके बाद हर चीज बहुत महंगी कर देंगे, आपको दिखेंगे नहीं, और चुनाव से पहले सिर्फ 50 रुपया कम करके आपका वोट बटोरने आ जाएंगे। तो हमारे देश की पहली जरूरत वन नेशन वन एजुकेशन है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल इज ट्रांसफॉर्मेटिव, विजनरी एंड हिस्टोरिक। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसमें विश्वास रखती है। और आज अगर देश को विकास इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन भी उस दिशा में है। एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा। 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा, लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज अपना सिक्योरिटी का काम कर सकती है, टीचर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अधिकारी अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम बेहतर कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया और वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलमा के दोनों गुटों के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम संगठनों के लीडर्स मौजूद रहे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सभा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि वो इसका हलाल तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तस्वुर है और रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मई के पहले सप्ताह में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगी। एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगी। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग अपने घरों से भाग गए। बाद में यह विरोध प्रदर्शन मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली सहित कई अन्य जिलों में फैल गया। ममता बनर्जी का कुशासन मां, मानुष और माटी के नाम से अब बदलकर मुस्लिम लीग, उपद्रवियों को बचाना, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए हर गलत काम करने वाले को शरण देना, इसमें बदल चुका है। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ बलात्कार, हिंदू शिक्षकों, व्यापारियों, नागरिकों को निशाना बनाना, देशभक्त सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जहर उगलना, ये ममता बनर्जी का टैग लाइन बन चुका है। बंगाल में भाजपा का एकमात्र सोच है कि सभी को सुरक्षा, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास। बंगाल अब बदलाव चाहता है, जंगल राज और नए जिन्ना के अवतार से मुक्ति चाहता है। कि जिले वहां पर हिंदू विहीन करने का प्रयास है उनको देश की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और इसलिए जहां जहां सिर्फ ही हिंदू कम हो सके उसका प्रयास कर रही ममता जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थान दे रही है बंगाल में। ये और भी बांग्लादेशी जो लोग हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। एक तरीके से ममता जी का देश के प्रति कोई स्नेह नहीं, अपनी कुर्सी के प्रति स्नेह है और इसीलिए वहां पर विद्रोह भी हो रहा है और केंद्र सरकार गंभीर है इस मामले को। कि हमको एक साथ में रहना है, बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, बाঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ করে দেবে। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। আমি বলি তোমরা কুলেও আছো, সব কুলেও আছো, তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? তোমাদের লজ্জা হয়নি? ত্রিপুরায় বলেছে যে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছে, 7 বছর হয়ে গেছে। বরঞ্চ তারা যখন গেছিল তাদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দিয়ে। वक्फ कानून को लेकर एक और विरोध प्रदर्शन तो दूसरी ओर जागरूकता अभियान जारी है। इसी के तहत मुंबई में बीजेपी वक्फ कानून पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधायकों और पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हालात उन्होंने पैदा की है वो मुख्यमंत्री, कांग्रेस और उनकी पार्टी के सहयोगी जो भी कहते हैं कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानेंगे, वे देश के संविधान को नहीं मानते। हम 2014 में पहली बार मंत्री बने, हमने सारी जिंदगी विपक्ष में बैठकर काम किया है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम संसद के कानून को नहीं मानेंगे। सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हालत किया है, जो मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस और उनके जो दल के साथी जो भी ये कहता है कि संसद का बनाया हुआ कानून को नहीं मानेंगे, तो देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बात करके और उसी बाबा साहब को इन लोगों ने इंसल्ट किया, पहले भी आज भी कर रहे हैं। हम लोग जब विपक्ष में थे, हम तो पहली बार 2014 में मंत्री बने, हमने जिंदगी भर हम लोग विपक्ष में बैठ करके काम किया है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम लोगों ने कभी भी सड़क पर उतर के ये नहीं कहा। हम लोग दबाव डालते थे, कानून बदलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ये कहते थे।
हमने कभी ये नहीं कहा कि संसद का कानून का हम नहीं मानेंगे। हम कैसे कह सकते हैं इस देश का नागरिक होते हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को हैदराबाद के 2 रियल एस्टेट निवेशकों को धोखाधड़ी से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 27 अप्रैल को तलब किया है। महेश बाबू ने कथित तौर पर साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना समूह की संदिग्ध परियोजनाओं को एंडोर्स किया था। ईडी ने के मुताबिक उन्होंने साई सूर्या डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को एंडोर्स करने के लिए 5.9 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 3.4 करोड़ रुपए उन्हें चेक से और 2.5 करोड़ रुपए नगद भुगतान किए गए थे। ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि नगद वाला हिस्सा धोखाधड़ी के जरिए जमा किए गए कैश का हिस्सा है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं हर्षिता गोयल ने दूसरा, डेंगोर अर्चिता प्रयाग ने तीसरा, शाह मार्गी चिराग ने चौथा स्थान हासिल किया। वहीं अगर बात करें तो आकाश मागर्ग ने 5वां, कोमल पुनिया ने 6ठा और आयुषी बंसल ने 7वां स्थान हासिल किया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 1009 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना गया है। इन उम्मीदवारों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्र सेवाओं के पदों पर की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में करीब 12 पर्यटक घायल हो गए। यहां आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि कई पर्यटक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हमला बायसरन घाटी में हुआ, जहां सिर्फ पैदल लोग पहुंच सकते हैं। इस घटना के बाद अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें आईबी अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना की खुद जानकारी ली और केंद्र मंत्री अमित शाह से बातचीत की और उनको उचित कदम उठाने के लिए कहा। साथ साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र गृह मंत्री से घटनास्थल का दौरा करने के लिए भी कहा। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख जताया है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।